और हमेशा ग्रहण को लेकर गुरुजी ये भी देखते हैं कि कुछ कुछ उसमें शुभ संयोग भी बनते हैं। तिथि उसकी क्या कुछ ऐसी कहलाती है, तो तिथि का बहुत ज़्यादा उस पर संयोग माना जाता है। ऐसे में वो कौन सी तिथि है जब ये ग्रहण लगेगा गुरुजी, और क्या क्या शुभ और क्या क्या अशुभ होने वाला है? अस्मिता जी, जो चंद्र ग्रहण होता है वो हमेशा अमावस्या को लगता है और जो चंद्र ग्रहण होता है वो हमेशा पूर्णिमा को लगता है। फुल मून जब होता है, यानी चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य जब 180 डिग्री या उससे थोड़ा ऊपर या थोड़े नीचे आते हैं तो उस समय ग्रहण बोलते हैं। तो इस बार ये कार्तिक पूर्णिमा को ग्रहण लग रहा है और ये जो ग्रहण है, यानी फुल तो नहीं बोल सकते इसको, इसकी जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। जैसे आज से 4 साल पहले ग्रहण जो हुआ था वो बहुत फुल था, तो उसके बहुत बड़े साइड इफेक्ट हुए थे। तो साइड इफेक्ट तो ग्रहण का होता ही है। तो ये हमेशा पूर्णिमा को ही लगता है और पूर्णिमा तिथि पर भी इस बार भी ये लग रहा है। बिल्कुल गुरुजी, ये भी होता है कि जब हम ग्रहण होता है तो हमें बहुत सी चीज़ें मनाही होती है, पाबंदियां लगा दी जाती है, क्या करना है क्या नहीं करना है, इसको लेकर तमाम सवाल हमारे दर्शकों के मन में होंगे। उन सवालों के जवाब में क्या कुछ किया जा सकता है, क्या कुछ नहीं किया जाता है? देखिए, विज्ञान ये कहता है कि ये खगोलीय घटना है, इसको बड़े आराम के साथ एंजॉय करना चाहिए, ऐसा बोल देते हैं। लेकिन विज्ञान ने भी इस पर शोध नहीं की है। अगर वो शोध करते तो शायद ऐसा नहीं बोलते। हमारे ऋषि मुनि बड़े दिव्य ज्ञानी थे, दिव्य दृष्टि थी उनके पास में। उन्होंने देखा कि जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आती है तो चंद्रमा के ऊपर जो सूर्य की रोशनी जाती है वो रोशनी पूर्ण रूप से नहीं जाएगी। यानी अगर मेरी आंखों के सामने अगर कोई पट्टा रख दिया जाए तो मुझे आगे कुछ दिखाई नहीं देगा, और जब मेरे सामने कुछ दिखाई नहीं देगा तो मैं कर क्या सकता हूं? तो चंद्रमा यहां पर ब्लेंड हो जाता है और चंद्रमा शीतलता देता है, चंद्रमा पूर्णिमा को अमृत देता है। इसलिए शरद पूर्णिमा के दिन खीर खाने का विधान है और हमारे यहाँ तो हर अमावस्या और पूर्णिमा पर हिंदुस्तान में खीर बनाई जाती है। और पूर्णिमा के दिन खीर क्यों बनाई जाती है? कि पूर्णिमा के दिन जो चंद्रमा होता है वो अमृत देता है और जड़ी बूटियों को अमृत देता है, जिससे दवाइयां बनती हैं और वो अच्छे नक्षत्रों में उसको लिया जाता है। जब पूर्णिमा के दिन अमृत आएगा नहीं, सूर्य की किरण आएगी नहीं, तो वो पॉइजन में कन्वर्ट हो जाता है, विष फेंकना शुरू कर देता है। तो ग्रहण के अंदर चंद्रमा विष फेंकता है और जब विष फेंकता है तो सूतक काल में खाने के अंदर विष आता है, विषैले बैक्टीरिया आ जाते हैं। और उसी टाइम पर जब हम कोई चीज खाते हैं, पीते हैं, दूध लेते हैं, तो हमारे ऋषियों ने कहा है कि उस समय तुलसी के पत्ते, थोड़ा तिल डाल सकते हैं, कुसा डाल सकते हैं। इनसे वो बैक्टीरिया पनपते नहीं है, उस विष का प्रभाव नहीं होता और उससे हम पॉजिटिविटी के अंदर आ जाते हैं। तो ये जो प्रभाव है नेगेटिव, मून की जो रिफ्लेक्शन है वो पृथ्वी को आ नहीं पाती, और जब पृथ्वी को रिफ्लेक्शन नहीं आएंगी तो चंद्रमा जो वनस्पतियों को जिंदा करता है, फूल हैं, पौधे हैं, संजीवनी है, बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटी हैं, पूर्णिमा के दिन ही वो तोड़ी जाती हैं आयुर्वेद के हिसाब से, तो वो सब पॉइजन में चली जाती हैं। इसका इसलिए बहुत बड़ा दुष्प्रभाव अस्मिता से होता है। तो हम कोशिश करते हैं कि इन चीज़ों को रोका जाए और उस चीज़ को ठीक किया जाए। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो दुष्प्रभाव पैदा करती हैं। अब ये भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किन पर ये इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ेगा पंडित जी? देखिए, गर्भवती जो महिलाएं होती हैं उन पर इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट आता है, और जो गर्भ से जानवर होते हैं उन पर इसका बहुत बड़ा इफेक्ट आता है। और पृथ्वी के गर्भ के अंदर जो फसल होती है, पृथ्वी गर्भवती होती है, यानी फसल डालते हैं, गेहूं, चावल, जो भी हम इस समय डालते हैं। इस समय गेहूं का है, चने का है, मटर का है, मूली का है, गाजर का है, आलू है, ये सब हम बोते हैं इस टाइम पर, उस पर इसका इफेक्ट आता है। क्योंकि जब ऊपर से किरण नहीं आएगी तो जो गर्भ के अंदर जो बच्चा पल रहा है उसको कहीं ना कहीं तो नेगेटिव इफेक्ट आएगा। अब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मेरे पूरी बॉडी के सामने सूर्य की किरण ही ना आए और उस किरण से मैं संचालित होता हूं तो मेरा तो नेटवर्क फेल होगा। तो बच्चा जो पल रहा है अंदर, जब उसकी मां के ऊपर अगर पॉजिटिव रेज नहीं आएंगी तो बच्चा जो गर्भ के अंदर वो पॉजिटिव रेज, डेवलपमेंट वाली रेज लेगा नहीं। जब बच्चा डेवलपमेंट वाली रेज नहीं लेगा तो बच्चा ग्रहण गहीला,
बोलते हैं इसको, यानी उसमें ग्रहण आ जाएगा, कहीं ना कहीं उसका अंग भंग, पार्ट्स ऑफ बॉडी, उसका डेवलपमेंट रुक जाता है, आंख, कान, नाक, तो पता चल जाता है कि ये बच्चा ऐसा पैदा होगा। तो इसलिए कोशिश की जाती है कि ग्रहण के टाइम पर, चाहे वो गर्भवती जानवर हो और चाहे वो आपका घर का पालतू जानवर हो और चाहे स्त्री हो, उनको ग्रहण काल में बाहर नहीं निकलना चाहिए, पॉजिटिव एनर्जी के अंदर रहना चाहिए और पॉजिटिव एनर्जी के टाइम पर अपने एनर्जी लेवल को ऊंचा रखना चाहिए। हमेशा ग्रहण के समय पर भजन, ध्यान, ये सब करते रहना चाहिए। और जो देव पूजा होती है वो वर्जित होती है। इसके अंदर मेडिटेशन है, इसके अंदर मंत्र जाप है और चंद्र और सूर्य, इन सब की हम ध्यान कर सकते हैं, ग्रहों का जाप कर सकते हैं, जिससे कि हमारे शरीर के अंदर एनर्जी लेवल ऊपर बना रहे, हमारी प्राण शक्ति अच्छी रहे। और चंद्र ग्रहण हमेशा हमारे मन को अवसाद में डालता है, हमें डिप्रेशन में डालता है। और डिप्रेशन ना आए, कलेश ना हो, झगड़ा ना हो, मानसिक रोगी पूर्णिमा के दिन वो बड़े परेशान करते हैं, और जब चंद्र ग्रहण आएगा तो और ज्यादा उथल पुथल हो जाती है। तो इन चीजों को रोकने के लिए फिर पूजा पाठ का, अस्मिता जी, इसमें हम ध्यान रखते हैं। बिल्कुल, क्योंकि आपने पूजा पाठ की बात कही गुरुजी, तो पूजा पाठ के समय में मंत्रोच्चारण भी काफ़ी ज़्यादा अहम हो जाता है। ऐसे में कौन कौन से वो अहम मंत्र हैं जिनका जाप करने से इस दौरान लोगों के लिए अच्छा होगा और उनके लाभ के लिए वो लाभदायक होगा? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है। अब ये मेष राशि के ऊपर ग्रहण है और भरणी नक्षत्र के ऊपर ग्रहण है, व्यतिपात योग उसके ऊपर ग्रहण है। अगर आप देखें तो जब ग्रहण पड़ता है तो जिस राशि पर ग्रहण पड़ेगा, और चंद्रमा ग्रहण में आता है राहु के साथ, चंद्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायत, चंद्रमा मन का कारक है। हमारे मन के ऊपर सोचने की किरणें नहीं आएंगी तो हम झटपट आते हैं, विचलित होते हैं, डिप्रेशन आता है, बेचैन होते हैं। अब उस चीज को ठीक करने के लिए हम अंदर से बॉडी के एनर्जी लेवल को हाई अगर कर लें, हम मन को मजबूत कर लें, तो उस समय पर आपको सफेद कपड़े पहनने हैं।